नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला फिर हाजिर हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। तो सबसे पहले आइए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन हर बार मिलता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को पारित निर्णय से इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्डों पर रोक लगा दी है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां हैं। नंबर 1, चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है और असंवैधानिक है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जारीकर्ता बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद कर दे और भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान का विवरण और योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण प्रस्तुत करे। अदालत ने एसबीआई से कहा है कि वो इस योजना के माध्यम से अब तक किए गए योगदान का पूरा विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को प्रदान करे और आयोग 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी साझा करे। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कहा है कि कंपनी का राजनीतिक प्रक्रिया पर व्यक्तियों के योगदान की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव होता है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को कंपनियों की ओर से दिया गया योगदान पूरी तरह से व्यावसायिक लेन देन है। धारा 182 कंपनी अधिनियम में संशोधन स्पष्ट रूप से कंपनियों और व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने के लिए मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी एक्ट में संशोधन असंवैधानिक है। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो है कि संशोधन संभावित प्रतिदान के बारे में नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन अदालत के इस निष्कर्ष के मद्देनजर निरर्थक हो जाता है कि चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। पांचवी बात, केंद्र यह स्थापित करने में असमर्थ रहा कि चुनावी बॉन्ड योजना के खंड 4.7.1 में अपनाया गया उपाय सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय है। छठवां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयकर अधिनियम प्रावधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C में संशोधन अधिकारातीत है। सातवां, राजनीतिक दलों में वित्तीय योगदान 2 कारणों से किया जाता है। राजनीतिक दलों को समर्थन देने के लिए या ये योगदान बदले में कुछ पाने का एक तरीका भी हो सकता है। आठवीं बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वह है कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता देने से पारस्परिक लाभ की व्यवस्था हो सकती है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने की एकमात्र विकल्प नहीं है, इसके दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं। तो चुनावी बॉन्ड के ऊपर पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लगातार आप बहुत सारी बातें सुनते रहे होंगे। आगे चर्चा करने के पहले आखिर चुनावी बॉन्ड है क्या, इसको जानने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना की घोषणा 2017 में की थी और 29 जनवरी 2018 से इसे लागू कर दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से चंदा देने का एक तरीका है। यह एक डिमांड ड्राफ्ट की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक से खरीद सकते हैं और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकते हैं। चित्र में देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में दानकर्ता का नाम नहीं होता। चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिन की होती है। इसके दौरान उसका इस्तेमाल केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत उन्हीं राजनीतिक दलों को चंदा देने में किया जा सकता है जिन्होंने पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या एडीआर समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी करती है। उनका कहना था कि इनके द्वारा शेल कंपनियां बनाकर भ्रष्ट तरीके से दान देने पर भी कोई रोक नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ में हुई। संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सभी की दलीलों को सुना और 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख दिया।
15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाकर चुनावी बॉन्ड की योजना को रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड का विरोध प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। यह विरोध केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि बुद्धिजीवी भी कर रहे थे। लगभग 2 साल पूर्व न्यूज क्लिक पर परंजॉय गुहा ठाकुरता ने भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी का साक्षात्कार इस विषय पर लिया था, जो उनकी चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। इस साक्षात्कार में डॉक्टर कुरैशी ने विस्तार से चुनावी बॉन्डों से होने वाली संभावित भ्रष्टाचार के बारे में बताया है। मैं उस साक्षात्कार के कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको यहां दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, जो मैंने जैसा आर्टिकल में लिखा था उसमें मैंने याद दिलाया था कि जब 2017 की बजट स्पीच दे रहे थे जेटली साहब, तो मैं सुन रहा था और मैंने उनके जो ओपनिंग स्टेटमेंट इस पार्ट का जो सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने ये कहा कि बगैर ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली जो चीज हम कह रहे थे वो उन्होंने कही, तो हमारी उम्मीद जागी कि अब तो ये ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 70 साल में हमारी कोशिश के बावजूद ट्रांसपेरेंसी हम अचीव नहीं कर पाए हैं, तो उससे भी ये उम्मीद बंधी कि अब जो 70 साल में नहीं कर पाए अब ये कर देंगे। और अब तीसरा सेंटेंस ये होगा कि वो ट्रांसपेरेंसी हम कैसे अचीव करेंगे। तीसरा सेंटेंस ने सारी हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, और क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि अब हम इलेक्ट्रल बॉन्ड शुरू करेंगे। हम हैरान हुए कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड और इसका मतलब क्या है। और उसको में जो आगे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सीक्रेट होंगे कि किसने किसको कितने पैसे दिए बॉन्ड में के रूप में, ये किसी को नहीं पता लगेगा। और रीजन उन्होंने दिया कि जो डोनर है वो सीक्रेसी चाहता है। तो हमें हैरानी हुई कि डोनर के सीक्रेसी चाहना और जनता का ट्रांसपेरेंसी चाहना, इसमें से उन्होंने डोनर की सीक्रेसी को प्रेफर किया। और इसकी जो आर्गुमेंट भी दी गई ना, वो भी मैं समझता हूँ बड़ी स्प्यूरियस आर्गुमेंट थी कि देखिए 70 साल से ये डोनर जो थे कॉर्पोरेट हर पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते ही थे, और कई कंपनी तो राइवल कैंडिडेट को, राइवल पार्टीज को, दोनों तीनों पार्टियां जो रेस में सबको देते थे कि कोई भी पावर में आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन इन्होंने कहा कि साहब उसमें अगर एक पार्टी को दिया तो दूसरी पार्टी नाराज हो जाएगी और वो पावर में अगर होगी आ जाएगी तो फिर तो वो इनके साथ रिप्राइजल करेगी। तो मैंने इस पे ये सवाल किया कि ये बताइए कि 70 साल में आपकी पार्टी के साथ किसी ने कोई ज्यादती की कि जब आपको डोनेशन मिला, या आपके डोनर के साथ ज्यादती हुई, या आपने और दूसरों के खिलाफ कोई सख्ती की बाद में कि जी कांग्रेस को क्यों दे दिया। तो ये आर्ग्यूमेंट जो थी ये बड़ी मैं समझता हूँ कि स्ट्रेच्ड आर्ग्यूमेंट बस कहने के लिए कहने को कह दिया। क्या रीजन हो सकता है उस ट्रांसपेरेंसी का, कि क्यों ट्रांसपेरेंसी? मैंने इसमें कहा है कि डोनर अगर डोनर ट्रांसपेरेंसी चाहता है, जो 70 साल में तो नहीं चाहिए थी, और अगर वो चाहता है तो वो इस वजह से चाहता है कि जो जवाब में उसको रिटर्न फेवर्स मिलेंगे, यानी लाइसेंसेस मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, लोन मिलेंगे, बड़े बड़े बैंकों से कर्जे मिलेंगे, जिसको लेके उनमें से कई लोग भाग जाएंगे, विदेश में भाग जाएंगे, ताकि वो किसी को पता न लग जाए कि अगर किसी कंपनी ने 20 करोड़ दिए, उसके जवाब में उसको लाइसेंस मिला, तो जनता को पता लग जाएगा कि ये तो खुलेआम बेईमानी हो रही है। उसको छुपाने की कोशिश की है, जिसमें डोनर को भी इंटरेस्ट हो सकता है और ऑब्वियसली सरकार को भी बड़ा इंटरेस्ट है। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के तत्काल बाद सीपीएम के सीताराम येचुरी ने 3 फरवरी 2018 को अपनी पत्रकार वार्ता में चुनावी बॉन्डों को क्रोनी कैपिटलिज्म का जरिया और शेल कंपनियों द्वारा राजनीतिक फंडिंग का उपाय बताया है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सीपीएम की यूट्यूब चैनल सीपीआईएम स्पीक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। उनकी पत्रकार वार्ता के अंश मैं आपको दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। You have created a situation where shell companies can be established by anybody, and through them you route your money to go to the political parties, and thus
make black money legally into white money through such donations. So all this talk of eliminating corruption, eliminating black money is all a big hoax if this scheme is put in operation. ये प्रमुख विपक्षी दल लगातार चुनावी बॉन्डों का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने तो चुनावी बॉन्डों के संबंध में लोकसभा में यह कहा था कि यह भ्रष्टाचार का साधन है। उनका लोकसभा का भाषण YouTube चैनल ETV आंध्र प्रदेश पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है, जो मैं आपको यहां सुना रहा हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग के विरोध के बावजूद इस सरकार ने जो चुनावी बॉन्ड वो जब जारी किए हैं, उससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर एक अमली जामा चढ़ गया। सभी जानते हैं कि पूरे विश्व के साथ भारत में भी चुनाव दिन पर दिन खर्चीले होते जा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि चुनाव लड़ना गरीबों के बस की बात है ही नहीं। नाम के लिए तो प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, परंतु वास्तविकता यह है कि जब तक पैसे वालों का समर्थन हासिल ना हो, तब तक किसी के लिए चुनाव लड़ना संभव नहीं है। चुनाव में धन बल को नियंत्रित करने की दृष्टि से चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह सीमा लोकसभा के लिए 95 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख रुपए निर्धारित है। स्पष्ट यह है कि गरीब आदमी के पास तो इतना पैसा होता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि चुनावों में वास्तविक व्यय इससे कहीं अधिक होता है। हमारे कानून में यह छिद्र भी है कि पार्टी द्वारा किया गया चुनावी व्यय इस सीमा में शामिल है ही नहीं। इसके अतिरिक्त सभी जानते हैं कि चुनावों में वोटरों को शराब, कपड़े और कैश भी बांटने में काफी कालाधन व्यय होता है। चुनाव आयोग इसे रोकने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन आयोग को इसे रोकने में कितनी सफलता मिलती है, यह तो आप सब जानते ही हैं। जरा सोचिए कि इतने अधिक धन का स्रोत क्या है। सच तो यह है कि खर्चीले चुनाव और पॉलिटिकल फंडिंग ही प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ है। सत्तारूढ़ दल अक्सर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीकों से धन कमाते हैं। यह अधिकतर काला धन ही होता है। आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ समय से CBI, ED जैसी एजेंसियां जो प्रकरण दर्ज कर रही हैं, उन सभी में राजनीतिक फंडिंग के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। जिस समय चुनावी बॉन्ड लाए गए थे, उस समय यह तर्क दिया गया था कि इनके द्वारा राजनीतिक फंडिंग में काले धन के उपयोग पर लगाम लग सकेगी, क्योंकि बड़े बिजनेस और कंपनियां चुनावी बॉन्डों के द्वारा चंदा दे सकेंगे। परंतु इन चुनावी बॉन्डों का नतीजा यह हुआ कि भ्रष्टाचार के लिए काले धन की आवश्यकता ही नहीं रह गई, क्योंकि ये पूरी तरह से गोपनीय होते हैं। इसलिए बिना काले धन का उपयोग किए हुए बिजनेस हाउसेस और कंपनियों को ऐसे राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से धन देने का अवसर मिल गया, जो बदले में उनके लिए लाभकारी नीतियां बनाने को तैयार हों, या जो बदले में उन्हें विभिन्न प्रकार के आर्थिक और विधिक लाभ पहुंचाने के लिए तैयार हों। पूर्व में कंपनियों को अपने लाभ का अधिकतम 10% ही राजनीतिक चंदे में देने की अनुमति थी, परंतु इस योजना से यह सीमा हटा दी गई और यह कहा गया कि कोई भी कंपनी बिना किसी सीमा के गोपनीय तरीके से राजनीतिक चंदा दे सकती है। इसलिए यह संभावना बन गई कि कई लोग राजनीतिक चंदा देने के लिए शेल कंपनियों का उपयोग कर सकेंगे। सभी जानते हैं कि शेल कंपनियां भ्रष्टाचार से कमाए काले धन को सफेद करने का सबसे बड़ा साधन है। विश्व में आपने विचारकों से राजनीतिक फंडिंग में शुचिता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता के संबंध में सुना ही होगा। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर राजनीतिक फंडिंग पूरी तरह से पारदर्शी नहीं रही, तो विश्व के क्राइम सिंडिकेट्स को विकासशील देशों की सरकारों पर पिछले दरवाजे से नियंत्रण करने का अवसर भी मिल सकता है। अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग विदेशी ताकतों द्वारा देश के चुनावों को प्रभावित करने का माध्यम भी बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रजातंत्र की रक्षा के लिए चुनावी और राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता को अनिवार्य माना गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में जहां चुनावों के खर्च के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, वहां भी चुनावी फंडिंग को पारदर्शी रखने के लिए कानून है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 7.3 में सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए उचित विधायी और प्रशासनिक कदम उठाने पर विचार करें। वेनिस आयोग ने भी
राजनीतिक दलों और चुनाव अभियानों के वित्त पोषण के लिए उपयोगी दिशा निर्देश प्रदान किए हैं और वित्त पोषण की पारदर्शिता को बढ़ाने की अनुशंसा की है। यूरोप परिषद द्वारा 2023 में ऐसे सामान्य नियम बनाने की सिफारिश की गई है जो राजनीतिक दलों और चुनाव की फंडिंग में भ्रष्टाचार के खिलाफ हों और पारदर्शिता प्रदान करें। तो दोस्तों, आशा करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का यह ऐतिहासिक फैसला भारत के प्रजातंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा और हम अपने प्रजातंत्र में पारदर्शिता की ओर बढ़ते रहेंगे। मुझे विदा दीजिए, कल फिर उपस्थित होऊंगा प्रसंग में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।